तो हमारे यहाँ तमीज़ नहीं है पीने के लोगों को। प्रॉब्लम ये है, अगर आप किसी के साथ एक शाम को बैठ के शराब पी लें तो आपसे उसकी निकटता जो है बढ़ जाती है। आपकी लाहौर 1947 हाँ एक नई फिल्म आ रही है, आमिर खान उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान को उजाड़ने का ठेका सनी देओल को ही दे रखा है नहीं नहीं नहीं। पूरा गदर के बाद। और सनी देओल बहुत पोलाइट आदमी है, बहुत ही नाइस आदमी है, बहुत ही हम्बल आदमी है। शबाना आज़मी कर रही है माही का रोल। लाहौर जो है वो सेंटर हुआ करता था एजुकेशन का, कल्चर का, म्यूज़िक का, लिटरेचर का, आर्ट का। अब अगर आप लाहौर जाओ और पता चल जाए कि आप इंडिया से आए हो तो वो चाय वाय वाले आपसे चाय के पैसे नहीं लेंगे। और गोली से मरना तो सबसे अच्छी बात है। अस्पताल में मरने से अच्छा है इच्छा रही है क्या आपकी कि गोली आदमी, से मरने की? बिल्कुल बिल्कुल अभी भी है। आपने संवाद क्यों करवाया गोडसे और गांधी का? भैया गांधी एक ऐसी पर्सनालिटी है कि जो कि सेंचुरीज में पैदा होता है। महात्मा गांधी का कराची तक में इतना जलवा था, अगर गांधी जाते पाकिस्तान तो क्या वीज़ा लेके जाते पासपोर्ट बनवा के? पाकिस्तान की ट्रेजेडी ये है कि वहाँ कोई टाटा नहीं है, टाटा नहीं हुआ कोई। पाकिस्तान की ट्रेजेडी ये है कि वहाँ पर कोई मुंबई नहीं है। घुमक्कड़ी में जो आप सीखते हो वो कॉलेज स्कूल में नहीं सीख सकते हो। जो लोग कहते हैं ना जी मैं रेस्ट करने गोवा जा रहा हूँ, सब आराम करने, अरे आराम घर में कर ले। तो जहाँ ज़्यादा शराब बिकेगी वहाँ उसका मतलब ये कि पढ़े लिखे लोग रहते हैं, सभी लोग रहते हैं। और जहाँ नहीं बिकेगी वहाँ कच्ची पी करके मरने वाले लोग हों। दिल्ली जो है वो दिल वालों की ज़रूर है, हाँ। लेकिन दिल कभी छोटे भी हो जाते हैं। अध्यापकों की वहाँ अपॉइंटमेंट होता था तो वहाँ कहते थे कि तुम्हारी कितनी फैमिली मेंबर है उस हिसाब से तुम्हारी तनख्वाह तय होगी। तो फिर ले आए तुम लोग साले, तुम्हें पता नहीं, अब मुझे गिनना पड़ेंगे सब। कौन गिनेगा इसको साले, कौन गिनेगा इसको? मैं गिनूंगा इसको? नहीं, तुम लोग बैठो गिनो साले। सर क्या हालचाल, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है जी, फर्स्ट क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये आप लिखते हैं कि मेरे को दिल्ली 1, 6 और 25 पसंद है, और ये आप नोएडा में कहाँ आ गए? देखो ऐसा है कि अब दिल्ली जो है वो दिल वालों की ज़रूर है, हाँ। लेकिन दिल कभी छोटे भी हो जाते हैं, अच्छा। है ना। और जब छोटे होते हैं तो वहाँ से निकलना पड़ता अच्छा, है ना, तो इसलिए यहाँ गए ऐसा। तो अब ट्रैवल तो बहुत करते हो आप? हाँ ट्रैवल बहुत करता हूँ जी। मुझे लगता है कि घुमक्कड़ी जो है ना वो शास्त्र है। हम्म। घुमक्कड़ी में जो आप सीखते हो वो कॉलेज स्कूल में नहीं सीख सकते हो, हम्म। है ना। और ऐसा हुआ है, सबसे बड़ी शिक्षा आपको मिलती है घुमक्कड़ी में। हम्म। मानवता की शिक्षा, दोस्ती की शिक्षा, देश प्रेम की शिक्षा, है ना। हम्म। हम लोग, और मैं ऐसे इलाकों में जाना पसंद करता हूँ जहाँ लोग जाते नहीं। अच्छा। जैसे यूरोप में जाते हैं लोग, लंदन गए, पेरिस गए, वहाँ गए, मैं वहाँ नहीं जाता। हम्म। मैं बुखारेस्ट गया, अच्छा। रोमानिया गया, ईस्टर्न यूरोप में। यूक्रेन और रोमानिया की सीमा के ऊपर एक बहुत मशहूर कब्रिस्तान है, हाँ। वो सिमेट्री, हम्म। वो देखने गया। सुबह के टाइम था, हम लोग भूखे थे, हम्म। तो दुकान से खाना ख़रीदा। उससे पूछा दुकानदार से कहाँ बैठ के खा ले भाई, हम्म। तो कहने लगा सामने वाले घर में चले जाओ। हम्म। मैंने कहा यार सामने वाले घर में, ना जान ना पहचान कुछ नहीं। क्या हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ। जो गए साहब अंदर, तो किसान का घर था, एक कंपाउंड था, किसानी का सामान वामान रखा हुआ था। घर के अंदर से एक बूढ़ी सी औरत निकली, काले कपड़े पहने हुए। तो हमने उससे कहा कि भाई खाना हमारे पास है, आपके यहाँ बैठ के खा लें? हम्म। तो कह लगी हाँ खा लो। हमने उसके बाहर टेबल लगी थी, उसमें खाना खोलना शुरू किया। हम्म। वो औरत अंदर चली गई अपने घर के, हम्म। और इतने बड़े ट्रे में खाना लाई। अच्छा, उसने कहा मेरे घर में अगर खाना है तो मेरा खाना खाओ, क्या बात है। अपने खाने को पैक करके रखो, हम्म। कहीं और खाना ले जाओ। अच्छा। अब ये क्या शिक्षा है? ये शिक्षा हम कहते हैं ना अतिथि देवो भव, हम्म। कि अतिथि जो है देवता है। हम्म। तो उसके घर में जो अतिथि आया, आ गया तो अतिथि है, हम्म। तो अतिथि अपना खाना कैसे खा लेगा? हाँ, बात तो ठीक है। ठीक है ना। हाँ। तो ये सब आपको यात्रा में मिलता है। यात्रा में कष्ट होते हैं और कष्ट के ही लिए यात्रा की जाती, हम्म। आराम के लिए यात्रा नहीं की जाती। हाँ, ऑब्वियसली। आराम ही करना है, घर में करो आराम, है।
जो लोग कहते हैं ना जी मैं रेस्ट करने गोवा जा रहा हूँ साहब आराम करने, अबे आराम घर में कर ले हैं। वहाँ जाके तो कष्ट उठाओ तभी कोई मज़ा मिलेगा। ईरान में मुझे तो पुलिस ने पकड़ लिया, अच्छा। गिरफ्तार कर लिया। ईरान की तेहरान की एक सड़क पे घूम रहा था और लोगों ने मना किया था, देखो यहाँ कैमरा मत निकालना, अच्छा। अगर कैमरा निकाल लिया यहाँ तो बड़ा खतरा है, पुलिस पसंद नहीं करती कैमरा। हमारे कहा यार ऐसे ही कहते होंगे यार। एक उजाड़ उजाड़ सी बिल्डिंग दिखाई दी मुझे, कोठी थी पुरानी। तो मैंने कहा इतनी नई बिल्डिंग्स के बीच में ये एक पुरानी कोठी बिल्कुल काली थी, घास उसके ऊपर छतों पे लगी हुई, ये क्या है यार। पास से जाके देखा तो पता चला कि ये अमेरिकन एम्बेसी की बिल्डिंग है, जो कांड हुआ था बड़ा मशहूर पहले पहले। 98 के हाँ आसपास में। हाँ कांड हुआ था जिसमें कि अमेरिकन फंस गए थे, बंधक बना लिया था उनको ईरान ने बड़े। ये वो एम्बेसी है। अरे मैंने कहा यार ये तो बड़ी हिस्टोरिकल जगह। मैंने भाई साहब उसकी फ़ोटो ले ली। मैंने कहा यार फ़ोटो लेके जल्दी से कैमरा रख लिया अपना, मैंने कहा ये देख ना पाए कोई। थोड़ी दूर चले थे कि 3 मलेशिया के लोग आए सामने, एक ने मेरा हाथ पकड़ लिया, एक ने बैग ले लिया, एक ने कैमरा छीन लिया। अच्छा। कहने लगे पुलिस पुलिस। अब क्या कर सकते हैं, चलो। वहाँ उन्होंने पहले से फ़ोन कर दिया था। अच्छा। तो 8-10 ऑफिसर जो हैं राउंड टेबल के ऊपर बैठे हुए वेट कर रहे थे साहब कि किसी को पकड़ा गया है, कोई आ रहा है। अब मैं गया तो सवाल जवाब चालू हो गए साहब कि आपके सामान की सर्च करेंगे। मैंने करो। तो मेरे जो वहाँ फ्रेंड थे वो कागज़ के ऊपर कहीं पहुँचने के लिए तीर वीर के निशान बना देते थे, इधर मुड़ जाना, ये करना, लेफ्ट हाँ, यहाँ से हाँ वो नक्शा पर्चे निकल आए सब, वो पर्चे सब निकल आए। कहने लगे ये क्या है, कहाँ 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 आप गए हो, कहाँ तीर मारोगे। आए ये आप जासूसी कर रहे हो यहाँ पर हमारे देश में। अरे बनेगा नहीं साहब, मुझे क्या मतलब जो। और 1-2 घंटे तक साहब इंट्रोगेशन होता रहा। फिल्म ले ली, फला ले लिया, ये ले लिया, कैमरा कहने लगे कैमरा भी आपका जब्त हो जाएगा। मैंने कहा जी जो चाहो जब्त कर लो, मुझे छोड़ दो सामान भी ले लो आप, है। तो इस तरह की घटनाएं जो हैं वो घूमने में होती हैं और इन्हीं का मज़ा है। जो बहुत से ऐसे प्रसंग हैं जो मेरी 4 किताबें हैं ट्रैवल के ऊपर। एक भाई पाकिस्तान गया मैं, पाकिस्तान में गिरफ्तार तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसी ट्रेन यात्रा की मैंने जैसे कि जीवन में कभी नहीं की थी। और वो ऐसी यात्रा थी कि कोई ना करे तो अच्छा है। अच्छा। जबकि लोगों ने उससे मना किया था कि आप पाकिस्तान में ट्रेन यात्रा मत करना। देखने के लिए की थी मैंने कि क्यों मना किया। उसके बाद कहा कराची में डाउनटाउन एरिया में नहीं घूमना आपको, क्रॉस फायरिंग में लोग मर जाते हैं। 2 ग्रुप हैं पावरफुल जो सिटी के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, उनके बीच फायरिंग होती है, तो अनजान आदमी भी आ जाता है कभी कभी बीच में। तो मैंने कहा नहीं मैं तो जाऊँगा। और गोली से मरना तो सबसे अच्छी बात है। अस्पताल में मरने से अच्छा है इच्छा रही है क्या आपकी कि गोली से आदमी, मरने की? बिल्कुल बिल्कुल अभी भी है। देखो गोली से मर जाना सबसे अच्छा है, अस्पताल में भर्ती होने से बच गए, दवा इलाज से बच गए, जो दोस्त आपको देखने के लिए आते उनसे बच गए। कि लोग आते तो देखने के लिए मरीज को, लेकिन दिल में क्या कहते हैं, अरे साला ऐसा होता यार, ये भी जाना पड़ेगा, जाना है यार जाना है, अब क्या करें, अब निभाना पड़ेगा। वो भी सब बच जाते हैं किसी परेशानी से। तो कराची में उस डाउनटाउन में घूमते हुए मुझे एक बहुत बढ़िया चीज़ मिली। वहाँ की चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बिल्डिंग मिली जिसके ऊपर पत्थर लगा था कि ये 1932 में 32 में महात्मा गांधी ने वो किया था इनाग्रेशन इसका। क्या बात है। तो महात्मा गांधी का कराची तक में इतना जलवा था 1932 में कि उनको बुला के वो बिल्डिंग इनाग्रेट कराई, है ना। तो ये है भाई साहब। सर पाकिस्तान से बड़ा खास संबंध है आपका। हाँ क्या है पाकिस्तान आपके लिए? देखो पाकिस्तान 2 हैं।
एक पाकिस्तानी सरकार है जो नहायत ही गंदी है, ख़राब है, बेहुदा लोग हैं, समझदारी नहीं है, साले पूरी कंट्री को डुबो दिया। एक पाकिस्तान के लोग हैं, है ना। लोग हर कंट्री के, उनके अंदर मानवता होती है, उनके अंदर इंसानियत होती है, उनके अंदर भलमनसाहत होती है। अब अगर आप लाहौर जाओ और पता चल जाए कि आप इंडिया से आए हो, तो वो चाय वाय वाले आपसे चाय के पैसे नहीं लेंगे। अच्छा। नहीं लेते, कहते हैं आप हमारे मेहमान हो, पड़ोसी देश से आए हो। लेकिन सरकार जो है वो तो ये चाहती है कि बिल्कुल डंडा चलता रहे, युद्ध होता रहे, आतंकवादियों को भेजते रहो, है, इंडिया को तंग करते रहो, परेशान करते रहो, है ना। तो दो रूप हैं उसके देश के। तो हमें सरकार से क्या ताल्लुक है भाई, है ना। हम तो जाते हैं, और वहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं वो अपनी सरकार के विरोधी हैं। अच्छा। तो हम जो उनसे मिलते हैं जाके, तो वो अपने देश की हमसे इतनी आलोचना करते हैं कि हम लोग नहीं करते अपने देश की उतनी। और अपने वाले देश की, है, हिंदुस्तान की, बहुत प्रशंसा करते हैं। अच्छा। जानते हो क्यों? उसके रीज़न है, हमारे एजुकेशन, हमारे यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, हमारी इकोनॉमी, हमारी मार्केट, हमारी फिल्म इंडस्ट्री, समझे साहब, हमारा टाटा। कह रहे हैं कि पाकिस्तान की ट्रेजेडी ये है कि वहाँ कोई टाटा नहीं है, टाटा नहीं हुआ कोई। पाकिस्तान की ट्रेजेडी ये है कि वहाँ पर कोई मुंबई नहीं है। पाकिस्तान की ट्रेजेडी ये है कि वहाँ पर जो है वो ये डेवलपमेंट जो है वो हुआ नहीं, क्योंकि नेता सब पैसे खा गए साले, पूरे पूरे कंट्री को उन्होंने खलाज कर दिया। सर, लाहौर की आपने बात करी, लाहौर से मेरे को नसीर का कैरेक्टर याद आ गया आपकी। लाहौर क्या, लाहौर नहीं देखा, वो जमे ही नहीं। जिस लाहौर नहीं देखे वो जमे ही नहीं। हाँ, उसमें वो आपके कितने करीब है वो, आपकी झलक है उसमें कैरेक्टर में? नहीं देखो, वो तो मैंने पढ़ा था कहीं कि लाहौर में एक बूढ़ी औरत रह गई थी, है ना, और फिर उसका संबंध जो है लोकल लोगों से कैसे हुआ, क्या हुआ। और मैं ये मानता हूँ कि देखो, मतलब आदमी आमतौर से अच्छे होता है ना, उसको गलत बनाया जाता है, उसकी फीडिंग ऐसी की जाती है कि साले के दिमाग को ख़राब किया जाए। तो सर, जो आप कैरेक्टर की बात कर रहा था मैं नसीर की, उसमें वो एक लाइन है उस प्ले में कि वो बाहर सड़क पे जाता है और सड़क पे निकलते हुए उसका कोई दोस्त आता है, वो पूछता है कि कहाँ आप किस लिए निकले, तो वो कहता है मैं पत्तों से बात करने आया हूँ। हाँ, तो आपका भी यही सीन है? देखो ऐसा है कि पत्तों से बात करने का मतलब क्या हुआ। कोई आदमी अगर पत्तों की भी भावनाओं को समझता है, पत्ते गिर रहे हैं, उसे दुख हो रहा है, आदमी गिरेगा तो उसको दुख नहीं होगा, ज़्यादा होगा। संवेदनशीलता है, संवेदनशील इतना हो गया है आदमी कि वो प्रकृति से को भी जान समझ रहा, उसके अंदर भी लाइफ है। अभी किसी का शेर है कि इतना मानूस हूँ फितरत से, मतलब प्रकृति से मैं इतना परिचित हूँ, इतना मानूस हूँ फितरत से, कली जब चटकी झुक के मैंने ये कहा मुझसे कुछ इरशाद किया। क्या बात। झुक के कहा, कली से पूछा क्या मुझसे कुछ कहा आपने, है ना। तो ये पत्तों से मुलाकात जो है ये दिखाती है कि आदमी कितना सेंसिटिव है, संवेदनशील है। तो ये बात है, तो होना चाहिए हर आदमी को संवेदनशील तो होना ज़रूरी है अच्छे समाज के लिए। मैं आपके दर्द को समझूं। सर, आपने गांधी की भी बात करी, मैं पत्तों से गांधी, क्योंकि नाटक भी है मेरा, नाटक भी है, फिल्म भी है। हाँ। गांधी कौन है आपके लिए? भैया गांधी एक ऐसी पर्सनालिटी है कि जो कि सेंचुरीज में पैदा होता है ना, और उसके आइडियाज़ ऐसे होते हैं कि जो उसके समय में लोग समझ नहीं पाते। वो एहेड ऑफ हिज टाइम कहते हैं ना, कि अपने समय से आगे, इस प्रकार का आदमी था, अपने समय से आगे। जितना हमने समझा है ना, जितना हमने जाना है उसको,
तो वो आदमी वाकई फादर ऑफ नेशन है, क्योंकि उसने उन सब चीज़ों को जोड़ने की कोशिश की है, जोड़ने की कोशिश की है कि जो हमारे यहाँ बिखराव था। आप देखिए साउथ इंडिया, गांधी तो गुजरात के थे, जब ये पहली बार चेन्नई गए, मद्रास उस समय में, तो इतना इनका स्वागत हुआ था कि लोग आश्चर्य कर रहे थे। इतना स्वागत हुआ था कि लोग इनका आश्चर्य कर रहे थे। क्यों हुआ था? साउथ अफ्रीका में इसने एक तमिल मजदूर का केस लड़ा था और उसको बचाया था। वो खबर तमिलनाडु में पहुंची थी कि एक गुजराती वकील ने तमिल मजदूर के केस को फ्री में लड़ा है और उसको राहत दिलाई। तो ये जोड़ने का काम है, देश को जोड़ने का काम है। सर, पाकिस्तान में गांधी वहां जाना चाहते थे। हाँ हाँ उसके ऊपर आपने खूब हाँ, लिखा भी नाटक है। लिखा। उसके बारे में बताइए। देखो ऐसा है कि ये तो हिस्टोरिकली जानते हैं सब लोग कि गांधी पाकिस्तान जाना चाहते थे और जिन्ना ने उनको अनुमति भी दे दी थी पाकिस्तान आने की, एक शर्त के ऊपर कि आप दो राष्ट्र सिद्धांत, 2 नेशन थ्योरी के अगेंस्ट कोई बात नहीं करेंगे। तो गांधी मान गए थे। उन्होंने कहा मेरे लिए लोगों की जान को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है 2 नेशन थ्योरी से, है ना। लेकिन वो मार दिए गए, नहीं गए। मैं 1-2 सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, अगर गांधी जाते पाकिस्तान तो क्या वीज़ा लेके जाते, पासपोर्ट बनवा के? वो तो उन्होंने कहा ही नहीं, और ना वो ज़रूरत थी उनको। आप कहीं बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट के जा रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ? वो दूसरा देश नहीं है। दूसरा देश नहीं है। गांधी 2 राष्ट्र सिद्धांत को तोड़ देते अगर वो बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट के पाकिस्तान जाते, तो 2 राष्ट्र सिद्धांत ही टूट जाता। राष्ट्र कहाँ है? जब कोई बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट के आ गया तो अलग देश तो नहीं हुआ ना। हाँ। ये गांधी का। अच्छा, उसके बाद गांधी को मालूम था कि जिन्ना के जो दूसरे साथी हैं वो जिन्ना के मुकाबले में ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं। जिन्ना तो पॉलिटिकली कंजर्वेटिव था, वो लोग जो जिन्ना के साथी हैं वो धार्मिकता में मतलब कट्टर धार्मिक टाइप के थे, और जिन्ना को कट्टर धार्मिक नहीं था जिन्ना। तो गांधी अगर जाते तो जिन्ना की पावर वहाँ मजबूत होती। हाँ। वहाँ के जितने फोर्सेस थे सेकुलर डेमोक्रेटिक पाकिस्तान में उस समय बहुत थे, वो सब गांधी के पास आते, है ना। और जो वहाँ की कंजर्वेटिव फोर्स है वो कम होती, कमज़ोर होती, है ना। बिल्कुल। तो गांधी के पाकिस्तान जाने से एक बहुत बड़ा चेंज होता जो कि होते होते रह गया, समझ गया। गॉड से बीच में आ गए। और मेरे नाटक में आपने देखा कि गांधी जी को वहाँ वो जिन्ना मर चुका है, उसकी शोक सभा हो रही है, गांधी शोक सभा में भाषण दे रहे हैं और वहाँ उन्हें गोली मार दी जाती है, गांधी मर जाते हैं। इसका मतलब वहाँ भी गोडसे था, पाकिस्तान में भी। और गोडसे कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक मानसिकता है, मानसिकता है, कट्टरता है, मानसिकता है, घृणा की मानसिकता है, अपराध की मानसिकता है, किलिंग की मानसिकता है। राजनीति नहीं है। राजनीति में तो आप सुनते हो, सुनाते हो, बात करते हो, लोगों के पास जाते हो, डिस्कस करते हो, है ना, गोली नहीं चलाते। हाँ। आपने संवाद क्यों करवाया गॉड से और गांधी का? संवाद इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में कभी वैसा संवाद हुआ नहीं। आपने क्या कभी सुना है कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मैं मोदी से संवाद करना चाहता हूँ? कहते हैं वो तो कई बार। कभी सुना है? कहते तो है सर वो। मोदी कहते हैं कभी? प्राइम मिनिस्टर भी ना, वो डिक्लाइन करते हैं कभी कभी। देखो हमारे यहाँ क्या है कि एक दूसरे का विरोध करते हैं, तो विरोध से कोई सलूशन नहीं निकलता, है ना। मैं आपका विरोध कर रहा हूँ, मेरा कर रहे हैं आप, मैं करते रहेंगे हम लोग, सलूशन नहीं निकल रहा ना। सलूशन जब निकलेगा जब बात होगी, है ना। भाई आप भी देश के लिए करना चाहते हो, मैं भी करना चाहता हूँ। आइए हम देखें हमारे देश में क्या चीज़ की ज़रूरत है,
क्या होना है, कैसे होना है, क्या करेंगे, दोनों सहमत हो जाएंगे, वो काम होगा, करेंगे। लेकिन राजनीति क्योंकि सत्ता की होती है, ये सेवा की नहीं होती है। हमारे नाटक में गांधी कहते हैं कि सरकारें जो है वो अपनी सेवा करती हैं, वो और किसी की सेवा नहीं करती हैं। बात तो ठीक है हाँ, सरकार सेवा अपनी सेवा करती है। सर। हाँ। सॉरी टू इंटरप्ट, मेरे को एक बड़ा किस्सा याद आ गया कि आपने लाहौर की बात करी, और लाहौर, सनी देओल और ये सारी चीजें, आप शूट पे भी थे अभी। आपकी लाहौर 1947 एक नई फिल्म आ रही है, आमिर खान उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, राजकुमार संतोषी डायरेक्ट कर रहे हैं, और आपके उस प्ले के ऊपर है वो। कैसा आपका वो अनुभव रहा? और लाहौर कैसा शहर है? किम में रुडयार्ड की देखो फिल्म ऐसा है, मैं बताऊँ आपको कि आज़ादी से पहले की बात है, आज की नहीं है। स्वतंत्रता से पहले लाहौर जो है वो सेंटर हुआ करता था एजुकेशन का, कल्चर का, म्यूज़िक का, लिटरेचर का, आर्ट का, समझे, नृत्य का सेंटर था। दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं थी तब, लाहौर यूनिवर्सिटी थी, जिसके दिल्ली के कॉलेज अटैच हुआ करते थे उससे। दिल्ली में यूनिवर्सिटी नहीं थी, पंजाब में थी, वहाँ थी लाहौर में। ये आप समझ लो, ये जलवा था लाहौर का कि दिल्ली के कॉलेज से अटैच है ना। उसके बाद लाहौर का फैशन, लाहौर का जो फैशन हुआ करता था वो पूरे इंडिया का फैशन होता था, समझे साहब। लाहौर के पब्लिशर जैसे तुम्हारे राजपाल एंड सन्स वगैरह है ना, ये सब लाहौर के हैं। अच्छा, ये वहीं के हैं? हाँ, लाहौर में तो इन्होंने शुरू किया, लाहौर के पब्लिशर थे ये सब। अच्छा। तो लाहौर के इंटेलेक्चुअल, लाहौर की म्यूज़िक, लाहौर का लिटरेचर, लाहौर की एजुकेशन, तो लाहौर एक सिंबल बन गया था हाई कल्चर का। ओके। तो ये जो है मुहावरा, जिस लाहौर ने देखा वो जमिया ही नहीं, इसका मतलब ये कि जो हाई कल्चर का आदमी नहीं है वो जन्म ही नहीं लिया उसका। जिसके अंदर जो सुसंस्कृत नहीं है, कल्चर्ड नहीं है, वो जानवर है, आदमी तो है नहीं, तो उसका जन्म ही नहीं हुआ ना। हाँ, ठीक बात है। जन्म ही नहीं हुआ उसका, ये है उसका मतलब। तो सर फिल्म में कैसा लगा आपको? मजा आए? और सनी देओल बहुत पोलाइट आदमी है, बहुत ही नाइस आदमी है, बहुत ही हम्बल आदमी है, बहुत ही कल्चर्ड आदमी है। मतलब ये है कि उनके सेट के ऊपर आने से ये बिल्कुल नहीं लगता था कि कोई आतंक है, कोई बहुत बड़ा एक्टर आ गया साहब, हमें जो डरना है। वो जो साधारण लोग होते हैं, स्पॉट बॉय, उनसे भी बड़े तमीज़ से, बहुत ही प्यार से बात करता है ना। और डायरेक्टर वगैरह की तो बात छोड़ दीजिए, डायरेक्टर के तो उनके दोस्त हैं, उनको लॉन्च किया था उन्होंने, हाँ, राजकुमार घायल संतोषी, गाते है ना। वो, हाँ। हाँ, तो उनसे मिल के बड़ी खुशी होती है कि देखिए इतनी बड़ी शख्सियत जो है वो कितने सॉफ्ट हैं, कितना कितना मॉडेस्ट हैं। हर आदमी को नमस्कार का जवाब देना है, कोई सलाम करता है उसका जवाब देना है, कुछ भी, कोई भी करना, कुछ नहीं। और वैसे ही उनका बेटा है वो जो करण है ना, करण भी रोल कर रहा है इसमें। अच्छा, इसमें करण भी है? करण भी, क्या बात है। करण भी रोल कर रहा है, तो करण भी बिल्कुल अपने पिताजी के ऊपर गया है। तो ये पाकिस्तान को उजाड़ने का ठेका सनी देओल को ही दे रखा है नहीं नहीं पूरा नहीं, गदर के बाद? देखो ऐसा है कि ये तो एक ह्यूमन स्टोरी है, हाँ। मानवता की कहानी है। तो ये कह रहे हैं कि इसमें एक दूसरा रूप सामने आना है, हाँ। दूसरा रूप सामने आना है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा एक्टर भी हैं, सनी देओल बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। तो उनकी एक्टिंग का पूरी जो प्रतिभा है वो उभर करके सामने आएगी इस फिल्म में। और आमिर खान बना रहे हैं, तो आमिर खान एक सेंसिबल डायरेक्टर हैं, है ना। वो नहीं नहीं, डायरेक्ट प्रोड्यूसर है शायद। प्रोड्यूसर हैं, तो वो उनकी मर्ज़ी का काम नहीं होगा तो क्यों करेंगे, वो नहीं करते। तो वो जो है उस तरह का जिंगोइज़म में नहीं उनका बिलीव करते हैं, वो उनका एरिया दूसरा है। तो वो तो सनी देओल को एज एन एक्टर, बढ़िया एक्टर के रूप में लेते हैं और उनसे वही काम करेंगे। कौन सा कैरेक्टर कर रहे हैं सर सनी देओल? सनी देओल जो सिकंदर मिर्ज़ा का रोल है ना मेन, हाँ। वो कर रहा है। और शबाना, और वो शबाना आज़मी कर रही है माई का रोल। अच्छा, माई का शबाना आज़मी कर रही है, क्या बात है। हाँ,
तो शबाना को आप जानते हैं, बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है। हाँ, कोई मुकाबला नहीं उनका। हाँ, उसका नहीं है। और दूसरा ये है कि और भी रोल हैं, लेकिन ये दो मुख्य रोल हैं। तो और इसमें एक प्रकार की, अब आपको मालूम है कि ये बैन हो गया था प्ले लाहौर पाकिस्तान में, हाँ। और ये कहा गया था कि राइटर इंडियन है, हम्म। हिंदू बुढ़िया को हीरोइन बनाया गया, एक नायिका के रोल में है, मेन रोल में, हम्म। और मौलवी की हत्या हो जाती है ना। इसलिए ये एंटी इस्लामिक है। जबकि वहाँ के अखबारों में छपा था कि ये प्ले जो है वहाँ जब हुआ ये जर्मन सेंटर में, हम्म। तो ये छपा कि ये तो धार्मिक उदारता के ऊपर नाटक है, जिसकी आज पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा। मुस्लिम कंट्री में धार्मिक उदारता नहीं है, किसके बीच में? मुसलमान मुसलमान के बीच में नहीं है। हम्म। आप पढ़ते होंगे शिया सुन्नी के बीच में अभी 47 लोगों को मार दिया, किलिंग हो गई। हम्म। तो कहाँ है वो उदारता? नहीं है। तो जब एक धर्म में उदारता नहीं है तो कैसा समाज बनाया है आप देख सकते हो। ये तो है। तो सर, जब ये कैरेक्टर करते थे तो आपकी राय लेते थे कभी कभार किसी की, भाई ये किस तरीके से होना चाहिए? हाँ हाँ बिल्कुल। देखो, उनको जब लगता है, राजकुमार संतोषी को या मुझे लगता है ना, तो मैं उनसे कहता हूँ डायरेक्ट, और किसी से नहीं है। हम ये वहाँ का डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन है, वो उनसे ही कहना है। उनसे मैं कहता हूँ कि ये ऐसे से ऐसा हो रहा है, ये ठीक नहीं है। अच्छा। देख, इसको देख लीजिए आप। हम्म। फ़ौरन ध्यान देते हैं, फ़ौरन ध्यान देते हैं, हम्म। क्योंकि मकसद तो ये अच्छा काम होना है ना। हम्म। मकसद ईगो नहीं है कि नहीं जी हमारी बात होना चाहिए, हमारी बात, वो नहीं है। मकसद ये है कि एक अच्छा काम होना। तो वो सुनते हैं बहुत गंभीरता से, अगर आप कोई बात कहो और लगती है तो करते हैं। अच्छा, उन्हें कभी कुछ पूछना होता है ना, कि देखिए ये कैसा है, ये क्या हो रहा है, क्योंकि नाटक तो आपने लिखा है, आप ज़्यादा जानते हैं उसके बारे में, तो मैं बताता हूँ। तो जब भी ज़रूरत होती है तब डायलॉग होता है। ओके सर, मैं आपको दिल्ली 25 में ले चलता हूँ, जामिया। अच्छा, हाँ 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 आपने वहाँ पढ़ाया भी और इतना आप जुड़े हुए हैं वहाँ से। हाँ और एक वक्त वो था जब वहाँ पे प्रोफेसर्स वगैरह की फीस उनकी ज़रूरतों के हिसाब से तय होती। हाँ। तो बताइए ना वो सारी कहानियाँ, किससे वो क्या है? देखो, ऐसा है कि आज़ादी से पहले जामिया एक नेशनलिस्ट इंस्टीट्यूशन था, जिसको गांधी जी की प्रेरणा से बनाया गया था। और ये था कि आज़ादी के बाद देश कैसा होगा, इसकी एक परिकल्पना जामिया में की जाती थी, कि केवल पढ़ाई नहीं, हम जब आज़ाद हो जाएंगे तो हम अपने देश को कैसा बनाएंगे, उसका एक छोटा सा मॉडल बनाया उन्होंने। ओके। जैसे जामिया गांव को अडॉप्ट किया उन्होंने, और गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था सेल्फ सफिशिएंट विलेज, आत्मनिर्भर गांव, तो वहाँ एक दुकान खुलाई, दर्जी की, एक बढ़ई की, एक तेली की, एक नाई की, एक फलां की, एक फलां की, ताकि वहाँ पर ये प्रयोग किया जाए कि ये आत्मनिर्भर गांव जो हमारे हुआ करते थे प्राचीन भारत में, तो वो कैसे थे और उससे हम कैसे इकोनॉमी को अपनी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। समझ गया? तो जामिया ने ये काम किया। अध्यापकों की वहाँ अपॉइंटमेंट होता था, तो वहाँ कहते थे कि तुम्हारी कितनी फैमिली मेंबर है, उस हिसाब से तुम्हारी तनख्वाह तय होगी। जैसे किसी ने कहा जी मेरे 4 बच्चे हैं, तो उसकी तनख्वाह उससे ज़्यादा होगी जिसने कहा 2 बच्चे। अच्छा। एक क्रिश्चियन टीचर आए, तो उनसे कहा आपके क्या खर्चे हैं, तो उन्होंने बताया और ये कहा कि मैं जी विस्की पीता हूँ। क्या बात। अब देखिए, मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है, कैंडिडेट ये कह रहा है कि मैं विस्की पीता हूँ, तो सिलेक्शन कमेटी ने कहा कि कितने पैसे की विस्की आप पीते हैं, क्योंकि वो आपका खर्चा है ना। तो इन्होंने कहा साहब मैं इतने रुपए की रोज़ पीता हूँ, तो हिसाब लगाया गया महीने में, तो वो इतनी ज़्यादा बढ़ गया हिसाब कि वो वाइस चांसलर की सैलरी से भी ज़्यादा निकल गया ऊपर। तो कमेटी ने कहा भाई साहब आपको हम इतना पैसा मानते तो हैं कि हमें देना चाहिए, लेकिन हम दे नहीं सकते आपको, क्योंकि हमारे पास है नहीं।
तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, विस्की का खर्चा मैं उठाऊंगा अपना खुद। तो ये सारी चीज़ें थी और वो जीवन भर वहाँ रहे। मिस्टर केलॉट उनका नाम था, उनके नाम से वहाँ का स्टेडियम है, एजे केलॉट। तो वो जीवन भर रहे, वहीं मरे जामिया में, क्यों उस ज़माने में लोग आते थे सेवा करने, नौकरी का भाव नहीं था, सेवा था। तो आप कहीं सेवा करने चले गए हो तो आप अलग तो नहीं जाओगे ना छोड़ के, हाँ ऑब्वियसली। सेवा करने गए हो, जॉब नहीं है, सेवा कर रहे हो। तो वो वहीं दफन है, वहीं उनकी कब्र है मिस्टर केलॉट की, वहीं रहे हो। तो सर आपने वहाँ पे पढ़ाया, तब तब कितना चेंज आ गया था वहाँ पे? देखो इतना चेंज आया था कि हमारे यहाँ स्टूडेंट टीचर की रिलेशनशिप बड़ी अच्छी थी। स्टूडेंट जो है वो बड़ा फ्रैंकली आते थे, बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या है कैसे हो। और टीचर भी ये नहीं देखता था कि क्लास का टाइम है कि नहीं है, जब भी कोई आया आपको पूछा, बताया आप कि वो कोई प्रोफेशन नहीं है, वो भी एक सेवा है, हम सेवा कर रहे हैं उसमें। अच्छा, फिर ये है कि जो देखो कि मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है माना जाता है, नर्सरी से को एजुकेशन है, अच्छा। नर्सरी से को एजुकेशन है, लड़कियां लड़के साथ पढ़ते हैं पूरे स्कूल पीरियड में, पूरे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, को एजुकेशन। ओके। तो एक नज़रिया है, मतलब एक लिबरल टाइप का, उदार है, कोई ऐसा नहीं है। वहाँ पर गालिब की एक वो मूर्ति लगी, देखी होगी आपने। तो जब प्रोफेसर मुजीब उसको लगवाने जा रहे थे तो जमात इस्लामी वालों ने कहा कि ये तो गैर इस्लामी है मूर्ति पूजा है, हम इसको तोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा आप तोड़ दो, हम दूसरी बना के लगाएंगे। आप उसको भी तोड़ दोगे तो हम तीसरी बना के लगा देंगे, आप उसको भी तोड़ दोगे तो हम चौथी बना के लगा देंगे, है ना। हमें तो लगाना है, आपकी कितनी तोड़ने की हिम्मत है ये आप देख लो। अच्छा अच्छा। तो वो अभी भी लगी हुई है, कोई टूटने उठने का सवाल नहीं। तो ये है, हाँ। गालिब की बात आपने करी, विस्की की बात आपने करी, और गालिब को भी बड़ा शौक था और आपको भी बड़ा शौक है शराब का, या हम एक आम भाषा में कहें दारू का। हाँ हाँ। क्या है दारू आपके लिए और कितना मिस करते हो आप दारू को? देखो ऐसा है कि मैंने सुनाया भी था, एक फिराक गोरखपुरी थे, उनका शेर है कि आए थे हंसते खेलते मैखाने में फिराक, पीली शराब हमने तो संजीदा हो गए, गंभीर हो गए। तो जो लोग ये समझते हैं कि शराब जो है कोई आदमी जो है वो मज़े के लिए पीता है, ऐसा नहीं है, वो गंभीर होने के लिए पीता है। आपने देखा होगा हेड ऑफ द स्टेट्स की मीटिंग होती है ना, डिनर टोस्ट करते हैं वो, क्यों? और जिसमें टोस्ट करते हैं गिलास में उसमें पानी नहीं होता, हाँ ऑब्वियसली। है ना, पानी के साथ नहीं करते टोस्ट। वाइन होती है, हाँ, रेड वाइन। वाइन होती, क्यों? कि वो गंभीर बना देगी आपको, आप जो बात चूत करेंगे खुल के करेंगे, है ना, एक दूसरे को समझेंगे। तो एक दूसरे को समझने का माध्यम है। अगर आप किसी के साथ एक शाम को बैठ के शराब पी लें तो आपसे उसकी निकटता जो है बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है? तो ये निकटता बढ़ाने के लिए, दोस्ती बढ़ाने के लिए, समझदारी बढ़ाने के लिए, कल्पनाशीलता के लिए, है ना, तो इसका एक अनुपात में, मकदार में, है ना, जैसे ये दवा कहलाती है अपने, दवा दारू। अच्छा एक बात मजे की बताऊँ मैं आपको, ईरान में दवाओं की दुकान का नाम होता है दारू खाना। अब मैंने वहाँ जो लिखा पढ़ा हुआ दारू खाना, दारू, अभी मैंने कि यार ये इस्लामिक कंट्री, यहाँ दारू कहाँ से आ गई? कह रहा साहब यहाँ दवा को दारू कहते हैं। तो दारू जो है दवा भी है, और दवा कभी आप एक्सेस में नहीं लेते हो। कभी लेते हो कि डॉक्टर ने कहा 4 गोली लेना, तुमने पूरी बोतल ले ली, ऐसे तो नहीं करते हो। इसी तरह से दारू भी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी में होना चाहिए, अच्छी कंपनी में होना चाहिए, अच्छे भोजन के साथ होना चाहिए, जिसको आप इंजॉय करो, है ना।
कभी आप गंदी जगह गंदे लोग मतलब इस तरह के उसमें वो ठीक नहीं है। तो शराब से का लोग समझते नहीं हैं इसके महत्व को। मैं यूरोप में था, हंगरी में, ठंड पड़ती है, शराब की ज़रूरत जो है वो उनको होती है ठंड से भी बचने के लिए। आप किसी के घर में जाओ जाड़े में, तो जैसे हमारे यहाँ पहले पानी देते हैं ना, तो वहाँ वो देते हैं लिंक, मतलब एक तेज़ ड्रिंक देते हैं। पहले ये पी जाओ, ठंड से आए हो, पानी देंगे मर जाएगा आदमी। अगर आपने किसी को बाहर बर्फ़ गिर रही है, आपने घर के अंदर पानी पिला दिया, पता छुट्टी हो गई, अंदर जाके जम जाएगी सारी बर्फ़, है ना। तो वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो बार है। अच्छा। यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर बार है। लड़के टीचर वीचर जानते हैं कि उन्हें कितनी कब कैसे लेना है। ये सीक्रेट है, कब कितनी कैसे किसके साथ, ये शर्त है। अब टीचर को पढ़ाने जाना है, थोड़ी बोलेगा वो कि नहीं, घर जा रहा है वो कह रहा हाँ भाई रास्ते में ठंड होगी, तो वो एक ड्रिंक ले ली उसने ताकि ठंड बचे, है ना। तो हमारे यहाँ तमीज़ नहीं है पीने के लोगों को, प्रॉब्लम ये है, समझ गए। तो सर आपने ये भी कहा कि जितनी ज्यादा शराब की दुकानें होंगी उतने ज्यादा कल्चर्ड होगी वो हाँ जगह, हाँ, उतनी ज्यादा सभ्य बहुत होगी। बहुत बहुत बहुत। उसके पीछे का रीजन तो बताइए। भाई देखिए यही होता है, रीज़न क्या है कि जहाँ शराब लोग ज़्यादा सेवन करेंगे, इसका मतलब है कि उनको पता है कि ये क्या चीज़ है, कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए। तो पढ़े लिखे लोग होंगे ना, वही तो समझेंगे ना, पढ़े लिखे ही समझेंगे ना कि उनको कितनी क्वांटिटी में लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है। तो जहाँ ज़्यादा शराब बिकेगी वहाँ उसका मतलब ये कि पढ़े लिखे लोग रहते हैं, सभी लोग रहते हैं। और जहाँ नहीं बिकेगी वहाँ कच्ची पी करके मरने वाले लोग हों। विंस्टन चर्चिल ने एक जगह पे लिखा है कि, लिखा नहीं कहा था कि आई एम अप फॉर इट अनटिल और अनलेस ये किसी बच्चे के मुंह से निवाला ना छीन रही हो, या इसको आपको एंजॉय करना आता हो। हाँ, बिहार में देखो आप, बिहार में क्या हो रहा है, हाँ, वो मर रहे हैं लोग, मरते हिंदुस्तान के लोगों को तो पीनी आती ही नहीं दारू। नहीं। उनको ये नहीं पता कब कब पीनी है, किसके साथ बैठ के हिंदुस्तान पीनी के है, कितनी लोगों पीनी है। हिंदुस्तान के लोग अपना अतीत बहुत भूल चुके हैं, उनको चाहिए कि वो उसको ध्यान करें। देखिए अंगूर की शराब हमारे यहाँ बनती थी, पुराने ग्रंथों में आपने देखा होगा, लोग पीते थे, लेकिन वो सब भूल गए। सेक्स के बारे में इंडियन भूल गए, उनको कुछ पता ही नहीं। जबकि कामसूत्र जैसी पुस्तक हमारे यहाँ लिखी गई, तो सेक्स जो है वो एक ज्ञान है, शास्त्र है। अब कौन जानता है, हमारे यहाँ किसी को नहीं पता, है ना। तो क्या है कि आप जो प्राचीन की बात करते हो, तो प्राचीनता में जो हमारी उपलब्धियां हैं उनकी तो बात कर नहीं रहे हो, अच्छा। तोड़ने गंदी वाली बातें कर रहे हो आप। अरे आप ये बात करो कि अजंता एलोरा की गुफाओं को बनाने की जो इंजीनियरिंग थी वो क्या थी। हाँ। आज भी दुनिया चकित है, वैसा काम फिर से करके देखो भाई। जैसे उन्होंने पूरे एक पहाड़ को काट के मंदिर बना दिया, आप भी बनाओ। नहीं, वो नहीं बनाएंगे, जो इजी काम ढूंढते हैं। ये तो है। सर मैं, आपने अतीत की बात करी, आपका जो बचपन बीता है, आपका जो परिवार, आपके फादर के बारे में भी आप बताते हो, काफी पैसे वाले लोग थे आप, और शायद आप भी हुमायूं के साथ या कहाँ से, ईरान से या किस साइड से आए। हाँ, और गया भी था मैं वहाँ। हाँ, दो दो क्वेश्चन है मेरे। और दूसरा, आपने अपने फादर के बारे में भी कहा कि मेरे फादर मेरे से बिल्कुल उलट थे, उनको बाहर जाना पसंद नहीं था, काम करना भी ज्यादा पसंद नहीं था, और आपकी मदर ने कहा कि ज्यादा काम वाम ना करते तो अपन पैसे वाले होते। हाँ हाँ, तो ये सारी बातें आप बताइए थोड़ा। देखो ऐसा है कि हमारे जो फादर थे उन वो एक जमींदार परिवार में थे। तो जमींदार परिवार में आप जानते हो कि कोई कुछ करता नहीं था, वो कौन करेगा, वो तो बस देखभाल करना है, देखना भालना है कि लगान के पैसा आ रहा है। तो सिपाही होते थे उनके, उन्होंने भेजा हुआ है, वो वसूल कर रहा है, ला रहे हैं। तो उनको कोई काम नहीं था। तो हमारे पिताजी के पास जब उनके जो मैनेजर मुंशी है वो पैसे लेके आते थे कि ये इनकम हुई है,
तो वो उसे देख के बड़े नाराज़ हो जाते थे। तो फिर ले आए तुम लोग साले, तुम्हें पता नहीं, अब मुझे गिनना पड़ेंगे सब। कौन गिनेगा इसको साले, कौन गिनेगा इसको, मैं गिनूंगा इसको, नहीं तुम लोग बैठो गिनो साले। हाँ। तो वो उन्हीं से गिनवाते थे पैसे, उनको गिनना भी नहीं आता था। अच्छा, गिनना भी नहीं आता। नहीं आता था, नहीं, वो उलझन होती थी, कौन गिने यार साला, कौन गिने। तो पैसे को गिनना पड़े, मैं भी नहीं गिन पाता पैसा। अच्छा, तब मुझे जो दुकानदार, जैसे हम दुकान में गए, पैसा उसने वापस किया तो मैं गिनता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ वो ज़्यादा समझदार है मुझसे दुकानदार, उसने सही गिना होगा। अच्छा। तो फिर दोबारा गिनने की क्या आवश्यकता है, रखो जेब में, चले जाओ, है ना। तो ये होता था। और अब मैं आपको ईरान का बताऊं, पक्की बात नहीं है, सुनी सुनाई होती है कि हमारा परिवार जो है वो 16वीं शताब्दी में वहाँ से आया था, क्योंकि चंगेज़ खान के हमले उधर बहुत हो गए थे, तो उनसे बचने के लिए लोग भाग रहे थे, तो भाग के इधर आ गए। तो उस गांव में मैं गया, तो उन्होंने कहा जो सबसे पुराना एरिया है वहाँ ले चलो, अगर आए होंगे तो वहीं से आए होंगे। वहाँ भाई साहब कच्ची मिट्टी के मकान जैसे अपने यहाँ होते हैं, उसी तरह की सांकल जैसे हमारे दरवाज़ों में लगती थी। तो गांव के लोग जमा हो गए सब। तो मेरा जो इंटरप्रेटर था, तो उसने कहा ये गांव के लोग जानते हो आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा क्या बात। तो कह रहे हैं कि इस आदमी को ज़रूर कोई ख़जाने का नक्शा मिल गया, या यहाँ खजाना ढूंढ रहा है। तो मैंने कहा यार 400 साल तक वो नक्शा साला बना रहा और वो मुझे मिला, ये भी क्या बात है, बढ़िया। मैंने कहा हाँ ऐसा हुआ। फिर वहाँ से मैंने मिट्टी का एक टुकड़ा उठाया, एक ढेला उठाया मिट्टी का, और मैंने कहा भाई गांव वालों से कह दो कि यार ये खजाना है, ये मुझे मिला है यहाँ पे, है ना। हंसने लगे, वो कहने लगे कि हाँ साहब ठीक है। फिर बेचारे कहने लगे रुक जाओ आप एक, मैंने कहा नहीं रुकना नहीं है। तो किसी ने कहा बड़ी जल्दी चले आए आप 400 साल बाद अपने उनकी खोज में। तो मैंने कहा नहीं यार 400 साल हो। तो ये सब जो है वो लिखा है मैंने, किताबें हैं, आपने पढ़ी भी है। तो ईरान में ये भी हुआ। और ईरानी रोटी यार बड़ी अच्छी होती है। हाँ, वहाँ रोटी की दुकानें होती हैं पूरी पूरी। जैसे पुरानी दिल्ली में भी है एक दुकान रोटी की। अबे उसमें तो एक तरह की या दो तरह की रोटी, वहाँ 10 तरह की रोटी है। अच्छा। हाँ, इतनी हर दुकान में चारों तरफ रोटी रोटी भरी हुई है, आप कैसी रोटी खाओगे। और उनकी जो रोटी होती है वो लोग घर में नहीं बनाते रोटी, तंदूर से लेके जाते हैं जैसे अपने यहाँ पंजाब में है। और मैंने देखा ही नहीं कि कोई आदमी तंदूर से वहाँ रोटी लेके जा रहा हो रास्ते में ना खाने लगे, इतनी स्वादिष्ट होती है, इतनी गर्म रोटी मज़े की होती है, रास्ते में खाते हुए जाते हैं घर, क्योंकि आप रजिस्ट ही नहीं कर सकते उसका जो उसकी सुगंध है। वो एक ख़ास तरह का पत्थर होता है, उसके ऊपर उसको बनाते हैं और कुछ हल्का सा मसाला ऊपर से डालते हैं, तो उसकी सुगंध जो है वो बड़ी मारक होती है। तो वो बहुत वहाँ का विशेषता है ओके रोटी। सर, आपने एक बार कहा कि मेरा तो अभी भी दिल करता है कि एक स्कूटर लेकर निकल जाऊं यात्रा पे हिंदुस्तान की। ले लिया स्कूटर आपने, अभी प्लान आउट कर रहे हो? अभी पार्टनर की तलाश है यार, कोई तैयार नहीं हो रहा। तो अकेले घूमने के ज़्यादा शौकीन हो? अकेले तो हैं, लेकिन ये कि स्कूटर कहीं ख़राब हो जाए यार, तो कम से कम एक आदमी तो हो। आप चलो। तो चलते हैं, डन। हमारे को भी घूमने फिरने का शौक है पूरा। तो निकालते हैं, और स्कूटर भी चला लेते होगे आप, वो भी बहुत अच्छी हाँ बात। हाँ, तो स्कूटर बस वगैरह ठीक है, कोई इशू पैसे बैठो चलो। सर। लिखावट में आपने एक बात और कही है कि मेरे को शांति चाहिए लिखने के लिए, बाहर से भी शांति और अंदर से भी शांति। हाँ, पर लिखावट तो स्कूटर चलाने जैसा है। एक बार अगर आपको लिखना आ गया तो फिर शांति की जरूरत है। नहीं नहीं, देखो लिखना जो है वो मैकेनिकल एक्ट नहीं है। लिखने में ये होता है कि जो आपके विचार और आपकी भावना दोनों का मेल अच्छा। है ना। आप आपकी जो भावना है और आपके जो विचार हैं,
इन दोनों का जब मेल हो जाता है तब आदमी लिखता है। और स्कूटर चलाने में तो भावना विचार कोई सवाल ही नहीं, प्रैक्टिस है आपको, आपने मारी किक, आप स्टार्ट हुआ, आपने ये कर दिया, वो कर दिया, चलने लगा, बात करें तो प्रैक्टिस। बस। तो लेखन प्रैक्टिस नहीं है। अगर प्रैक्टिस हो तो फिर चक्कर ही क्या, आदमी लिखते ही चला जाए। लेकिन वो होती है, और कुछ लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। एक फिल्मी राइटर थे, नाम नहीं बताऊंगा, उनके पास एक आदमी गया कि जी मेरी कहानी है, आप लिख दो। उसने कहा कि हाँ लाओ लिखता हूँ, एग्रीमेंट साइन कराओ, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। तो उन्होंने कहा साहब पैसा एडवांस दे दिया, एडवांस लिखिए साहब। लिखना, मैं ये बम्बई में तो लिखता नहीं, मैं मुंबई नहीं लिखता। तो नहीं मालूम था, किसी ने नहीं बताया, मैं गोवा में लिखता हूँ। गोवा चलो, गोवा होटल में गए। अब वहाँ 3 दिन हो गए, वो कुछ बोल ही नहीं रहे, कुछ लिखावट नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा कि साहब कुछ तो हो जाए। कह रहे सर तो मेरी बात, मैं कहाँ लिखता हूँ, ऊपर से आता है, वही आता है, उसी से मैं लिखता हूँ। मैं खुद कहाँ लिखता हूँ, मैं आप लिखता ही नहीं अपने आप। आने दो, जब ईश्वर चाहेंगे, ऊपर वाला चाहेगा तो वो आएगा तो लिखूँगा। मैंने कहा नहीं साहब। खैर एक दिन उन्होंने कहा आ गया, आ गया, आ गया, चला रहा है आगे से, दौड़, 2 आँखें हैं, 2 आँखें हैं, चमक रही हैं, चमक रही हैं, चमक रही हैं, और पास आ गया, वो एक कुत्ता है, कुत्ता है। तो इन लोगों ने कहा जी हमारी कहानी में कुत्ता तो है नहीं। ओ, तुम्हारी कहानी में कुत्ता नहीं है? अरे मैं किसी दूसरे प्रोड्यूसर की कहानी के बारे में सोच रहा था। तो अब खा पी रहे इनका, रह रहे, सोच रहे हैं दूसरे की। उसके बाद कहने के जब यार मूड ख़राब हो गया यहाँ से, अब चलो यहाँ से, चलो कश्मीर चलो, श्रीनगर में लिखेंगे अब। उन्होंने हाथ जोड़ लिए, उन्होंने कहा भाई साहब ऐसा है कि अब आपको हमको नहीं लिखाना। कहने के क्या बात कर रहे हो, एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, पिक्चर रुकवा दूंगा तुम्हारे इम्पा में जाके। मजाक समझ लिया तुमने, आए लिखवाने। अरे उन्होंने कहा साहब किसी तरह से छोड़ दो हमको। तो उन्होंने उतना पैसा और ले करके तब उनको छोड़ा। तो कुछ लोग ये इसको ड्रामा बनाते हैं कि हम थोड़ी लिखते हैं साहब, वो तो ऊपर से आदेश आता है, सभी लिखवाते हैं। लेकिन ये कि वो भी फिर भी मैकेनिकल काम नहीं है, आपको इमोशन मतलब भावना, वो विचार दोनों का संगम होना चाहिए। अच्छा सर, आपने एक बात कही कि खुल के बात करना सिविलाइज्ड लोगों की पहचान है। खुल के बात करना, हाँ, खुल के बात करना सिविलाइज्ड लोगों की पहचान है, या एटिकेट्स और मैनर्ड तरीके से बात करना सिविलाइज्ड लोगों की पहचान? देखिए खुल के उल्टा माना जाता है। बात सुनो, बात सुनो। खुल के बात करने का मतलब गाली देना नहीं होता, गाली देना गाली नहीं, देने की बात। गाली देना नहीं। खुल के बात करने का मतलब ये कि जो इशू है, जो समस्या है आपकी, है ना, उसे आप छुपाओ मत। स्पष्ट बातचीत होना चाहिए, साफ बातचीत होना चाहिए, है ना। जब आपकी साफ बातचीत होगी तो आपको साफ जवाब मिलेगा, है ना। साफ जवाब मिलेगा तो फिर आपकी समस्या जो है सॉल्व होगी, है ना। अब आप किसी के पास गए, वो बात ही नहीं कि जो असली बात है वही नहीं कर रहा है, क्या फ़ायदा होगा उससे। तो यहाँ खुल के बात करने का मतलब यह है कि स्पष्ट बात होना चाहिए, साफ बात होना चाहिए, ये। और वो ज़रूरी होती है, साफ बात। सर मेरे को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद आ रही है, आपकी कहानी आपने शेयर करी कि हंगरी में एक जू था। हाँ और वहाँ पे जब ये फ्री इकोनॉमी हुई तो सभी को, जितने भी वहाँ पे एनिमल्स थे सबको किसी ने अडॉप्ट कर लिया था, और 2 गधे रह गए। हाँ, वो बताइए, गधों को किसी ने अडॉप्ट नहीं किया? देखो ऐसा है कि वहाँ पर ये जोर था उस समय निजीकरण का, प्राइवेटाइजेशन। तो निजीकरण के दौर में म्यूज़ियम में, वहाँ के नहीं ज़ू में, शेर को किसी ने अडॉप्ट कर लिया। 1 महीने का खाना शेर का देने के पैसे दे दिए, पिंजड़े पर तख्ती लगी कि ये शेर राहुल जी का है ना। 1 महीने में उतार दिया गया, ये शेर प्रदीप जी का है, 1 महीने का दे दिया उन्होंने। इसी तरह 2 गधे थे वहाँ ज़ू में, जिनके लिए बारे में लिखा था ये इंडिया से आए थे, तो उनको किसी ने अडॉप्ट नहीं किया था।
तो मुझे बड़ा दुख हुआ। हमने कहा हमारे यहाँ के इतना सीधा साधा अच्छा भला मेहनती जानवर है जो साधारण भारतीय का प्रतीक भी है ना। हाँ भाई, वो भी चाहे मेहनती हैं, बेपढ़े लिखे, उनको कुचला दो आप किसको है। तो मैंने एम्बेसडर से कहा, इंडियन एम्बेसडर से, मैंने कहा साहब ये ऐसी ऐसी बात है, तो अगर अडॉप्ट किया जा सके उनको तो अडॉप्ट। तो इंडियन एम्बेसडर ने कहा कि मेरे पास बहुत हैं स्टाफ में हैं, तो मुझे कोई जरूरत नहीं। हाँ हाँ बहुत, मेरे पास बहुत। मैंने कहा यार ये क्या जवाब है भैया। फिर मैंने सोचा कि ये गधे जो हैं ये साले आए होंगे पार्टीशन से पहले, तो पाकिस्तान वालों की भी जिम्मेदारी है। तो मैं उनके एक ऑफिसर के पास गया, मैंने उनसे कहा भाई आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, वो गधे हैं उनको अडॉप्ट करो आप। बदनामी हो रही है ना देश की, पूरे सब कॉन्टिनेंट की बदनामी हो रही। तो उन्होंने कहा, बड़े सोच में पड़ गए, उन्होंने कहा कि साहब देखो अगर कहीं से ये सिद्ध हो जाए कि उन गधों का कोई संबंध जो है कश्मीर से भी है तो हम उनको अडॉप्ट कर लेंगे। अरे मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, अगर ये पता चल जाए कि साला कश्मीर से संबंध है तो हम लोग उनको एयरलिफ्ट करा देंगे, तुम्हें खबर नहीं होगी कहाँ चले गए, है ना। तो कश्मीर तो हमारे लिए बड़ा इशू है ना, बड़ा इशू है भैया। तो वहाँ पर इस तरह से एक बार जो है वो, अच्छा एक बात बताऊँ, मैंने तुम्हें वहाँ की बात छोड़ी। अगर तुम मुझसे पूछो कि आपने दुनिया का सबसे पक्का शराबी कहाँ देखा, आप बताइए। तो उसका किस्सा है। एक बार संडे एक था, छुट्टी का दिन था, हंगरी में ही बुडापेस्ट में। एक बस स्टॉप पर खड़ा हुआ था मैं, एक आदमी और खड़ा था, तो उसके हाथ में बोतल थी वाइन की, पी रहा था, वो बहुत नशे में था। वहाँ पीते पीते हैं सड़क के किनारे, ऐसी कोई बात नहीं, डगमगा रहा था, पी रहा था। बस पे जाना था उसको भी, तो बस आई, उसने चढ़ने की कोशिश की तो गिर पड़ा। अच्छा। तो गिर पड़ा तो उसके टांग में चोट आई, कमर में चोट आई, कंधे में चोट आई, सिर में चोट आई, लेकिन भाई साहब एक बूंद शराब नहीं गिरी बोतल से उसके। एक बूंद नहीं गिरी। मैंने कहा इससे बढ़िया शराबी क्या होगा, साला जान पे खेल गया, लेकिन इसने साहब बूंद नहीं गिरने नहीं दी, है ना। तो इस तरह के लोग पीने वाले कि जान चली जाए, लेकिन ये है कि वो शराब नहीं गिरे। तो ऐसे लोग भी थे वहाँ। और बताइए एक दो ऐसे किस्से। आप जब शराब पीते तो कैसे, किन लोगों के साथ ज्यादा बैठ के बात करना आपको? देखो हम तो जैसे मंगलेश डबराल थे, आप जानते हो, नाम सुना होगा। तो एक थे नेत्र सिंह रावत, दिनमान में काम करते थे। एक थे प्रमोद जोशी, ये सब अब रह नहीं गए, इसीलिए मैंने पीना छोड़ दिया। हम पीने वाले ही नहीं बचे, अब क्या करें, है ना। मधुशाला की भी लाइन। हाँ नहीं है ना, मतलब हाँ, कि जो पीते थे वो तो आ रहे नहीं। पीने वाले साइड। हाँ हाँ, तो ये लोग थे। और हम लोग पॉलिटिक्स की बात करते थे, सिनेमा पे बात करते, साहित्य की ओर बात करते थे, लिटरेचर पे बात करते थे, और वो बात कभी ख़त्म नहीं होती थी। एक दिन मंगलेश से मैंने कहा कि यार तुम अपने घर ना चलो, हम लोगों के सब अनमैरिड थे। हमने कहा हमारे साथ चलो, वहाँ हम हमारे कमरे पे सोना, बातचीत करेंगे। क्या नहीं नहीं यार मुझे अपने अपने जाना है, अपने कमरे पर। मैंने कहा क्यों, क्या काम है? क्या यार वो क्या काम है, क्या काम है? वो यार मुझे जाना कपड़े धोने हैं। मैंने कहा मेरे धो देना चलो। कंपनी दरअसल होती है, और उसके साथ आप जो है वो एंजॉय करते हैं, बातचीत करते हैं, खुल के बात होती है। तो ये था। 100 से ज्यादा। और देखिए कि हम लोग कनॉट प्लेस में उस ज़माने में जो जंतर मंतर था, जंतर मंतर बिल्कुल उजाड़ था, कोई फेंसिंग गेट फेट कुछ नहीं था। तो कॉफ़ी हाउस में हम लोग बैठते थे, और वो एक कोई आता था आदमी, कहता वो अपने अपने अजनबी होगा। अपने अपने अजनबी का मतलब था कि चंदा करके बोतल लेना। अच्छा, ये था। तो सब 5-5 रुपए दिया। और उस ज़माने में एक आती थी जुगादरी नंबर 5, उसका नाम था जुगादरी नंबर 5।
वो मोहन सिंह प्लेस में एक फल की दुकान थी, वो ब्लैक में देता था और उसका कोड वर्ड था, कोड कोड क्या था कि आप जाके पूछो उससे कि सेब क्या हिसाब है, सेब का क्या दाम है, तो बताएगा। तो आप पूछोगे थोक में क्या भाव है, ये कोड था। तो वो कहता था पीछे आ जाओ दुकान, तो वो पीछे आ जाओ, तो पीछे वो रखता था वो। तो हम लोग लेते थे, अंधेरे में वहाँ बैठ गए जाके जंतर मंतर में, जो गोला है, और गोले में वो बोतल घूमने लगी, गिलास और नमकीन और फमकीन और बना, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं, ना सोडा ना पानी ना कोई ना कुछ, वो बोतल घूम रही है। और सब देखते थे, साले ने लंबा घूंट तो नहीं लिया। अब ये कह रहे हैं कि लंबा घूंट ले रहा साला, नहीं नहीं इतना लंबा घूंट नहीं लेना यार, कम लो, हमने छोटा छोटे छोटे घूंट लेना साले, तुम बोतल ही ख़त्म कर दोगे साहब एक घूंट में साले। तो फिर वहाँ से जंतर मंतर से उठते थे। और उस ज़माने भी पुलिस भी बड़ी सभ्य थी, पुलिस वाले बहुत सभ्य थे, कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई कोई वो नहीं, ठीक है यार, कोई लॉ ऑर्डर तो डिस्टर्ब कर नहीं रहा यार, बैठे हैं, बैठे रहने दो इनको, क्या करना है ना। उनका जब हम लॉ ऑर्डर डिस्टर्ब करने वालों को नहीं छेड़ते तो इनको क्या छेड़े भाई, हैं। बात तो ठीक है। हाँ सर आपने यूरोप की बात करी और ये शराब की बात करी, निर्मल वर्मा अब आपको इतने पसंद क्यों नहीं है? मेरे को तो बड़े अच्छे लगते हैं वो। देखो अच्छा है, बहुत अच्छा है। निर्मल वर्मा ने जो पुराना लिखा है, जैसे परिंदे कहानी लिखी, लंदन की एक रात लिखी है, हाँ। जैसे उन्होंने बेदिन लिखा है, वो तो सब ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि निर्मल वर्मा बहुत बौद्धिक हो गए, बौद्धिक हो गए, चिंतक हो गए, चिंतक हो गए। और लेखक बौद्धिक नहीं होता, चिंतक नहीं होता है। ऐसा नहीं, ये तो बिल्कुल उलट बात। हाँ मैं बता रहा हूँ तुम्हें क्यों नहीं होता। अगर वो चिंतक होगा ना तो फिलासफर हो जाएगा, जैसे कार्ल मार्क्स थे, जैसे हीगल थे, जैसे मान लो कि अपने विवेकानंद थे, है ना, ये चिंतक हो जाएगा लेखक। लेखक की अगर चिंतन बहुत भारी हो गया तो उसका लेखन जो है वो दब जाएगा, चिंतन हैवी हो जाएगा, समझ गए। हाँ, तो निर्मल वर्मा के यहाँ बाद में ये हुआ कि चिंतन हैवी हो गया। अंतिम अरण्य टाइप के जो उनके उपन्यास हैं उसमें चिंतन जो है हैवी, तो उसने लिटरेचर को दबाया। इस वजह से ये माना जाता है कि जब तक उनके ऊपर चिंतन हावी नहीं रहा है तो वो ओपन रहे हैं, कला ज़्यादा रही है, कलात्मक। कि ऋतु घटक का नाम सुना होगा। ऋतु घटक से हम लोग मिलते थे तो एक बार किसी ने पूछा कि विचारधारा और कला का क्या संबंध है, तो उसने कहा वही संबंध है जो नमक और दाल का है। अच्छा। विचारधारा नमक है, दाल में नमक ज़्यादा हो जाए तो आप खा नहीं सकते हो, नमक कम हो जाए तो आप नहीं खा सकते हो। तो विचारधारा को, विचार को कितना आना चाहिए रचना में, उसकी एक लिमिट है। अगर आप बहुत बौद्धिक हो गए, बहुत बुद्धिजीवी हो गए, बहुत दार्शनिक हो गए और वो सारा दर्शन आपका आ गया आपके साहित्य में तो कोई नहीं पढ़ेगा। ऐसा तो नहीं है सर। अरे तुम क्या बात कर रहे हो, अच्छा ही तो है। मतलब ये कि जिन लोगों ने दर्शन लिखा है, तुम साहित्य पढ़ते हो ना, हाँ हाँ। साहित्य के नाम पर तुम्हें कोई दर्शन पढ़वा दे तो तुम्हें क्या लगेगा, लगेगा यार पढ़ने तो साहित्य गया था मैं, पढ़वा दिया इन्होंने मुझे दर्शन। अब मान लो कि एक नायक ऐसा है कि वो नायिका से दार्शनिक बातें कर रहा है, बहुत दर्शन बघार रहा है ना, तो आप कहोगे सिचुएशन तो ये थी कि वो प्रेम करता, दर्शन ज़रूर आता कहीं ना कहीं, लेकिन वो प्रेम के साथ उस कॉन्टेक्स्ट में आता कि यहाँ तो साला दर्शन ही दर्शन चल रहा है। अब जैसे उन्होंने एक फिल्म बनाई थी देव नाम की, अपने कौन थे जो जिन्होंने सीरियल भी बनाया था भीष्म साहनी साहब के नावल के ऊपर, उनका ना एक बहुत अच्छे सिनेमाटोग्राफर भी थे, बहुत अच्छे, नाम बताऊंगा उनका। अशोक में तो नहीं, नहलानी, गोविंद नहलानी। अच्छा, गोविंद नहलानी। उनकी एक फिल्म है देव। देव फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई। क्यों हुई? देव फिल्म का हर कैरेक्टर जो है दार्शनिक है। अच्छा।
ऐसे डायलॉग बोलता है कि ये समाज के अंदर जो सामाजिक ढांचा है, इसकी संरचना को अगर आप तोड़ दीजिएगा तो दो वर्ग बन जाएंगे। एक वर्ग जो है वो ये करेगा, दूसरा वर्ग इसको हम कंपाडोर जर्नलिज्म कहते हैं, फला इस तरह की बातें कर रहा। किसी ने नहीं देखी। फिर तो यार हम फिल्म देखने गए थे, हम ये सुनने थोड़ी गए थे। ये तो हमें सुनना हो तो हम किताब पढ़ेंगे, हम फिल्म क्यों देखेंगे। तो ये होता है कि लिटरेचर में सब कुछ होता है, लेकिन ये अनुपात में। ओके सर, आपने हिस्टोरिकल काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, तो हिस्टोरिकल एक्यूरेसी और क्रिएटिव फ्रीडम कैसे बैलेंस करते हैं इस चीज़ को आप? देखो ऐसा है कि जो हिस्ट्री राइटर लिखता है वो हिस्ट्री उसको नहीं माना जाता है ना। हिस्ट्री जो हिस्टोरियन लिखेगा, है ना, जैसे आपको अगर अवध की हिस्ट्री पढ़ना है और आप किसी नॉवेल के थ्रू पढ़ो तो वो हिस्ट्री नहीं होगी, हिस्ट्री नहीं होगी। एक हिस्ट्री को आभास देता है, पीरियड क्रिएट करने के लिए आभास दे रहा है, वो रियल हिस्ट्री नहीं है, उसमें कल्पना का समावेश है। जैसे जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं, जयशंकर प्रसाद के नाटक जो हैं वो ऐतिहासिक बैकग्राउंड पर हैं, स्कंदगुप्त के ऊपर हैं, चंद्रगुप्त के ऊपर हैं, लेकिन आप ये समझो कि वो हिस्ट्री है तो हिस्ट्री नहीं है, वो हिस्ट्री नहीं। उसने तो हिस्ट्री से सहयोग लिया, हिस्ट्री से एक प्रकार का आधार बनाया उसको, लेकिन उसमें कल्पना का समावेश किया है। क्योंकि हिस्ट्री वैसे भी मतलब साहित्य तो होता नहीं, हिस्ट्री साहित्य थोड़ी है। जब उसको साहित्य बनाओगे तो उसमें कल्पना को जोड़ोगे, है ना। तो इस तरह से साहित्य और का जो इतिहास के ऊपर रचनाएं की गई हैं वो इतिहास नहीं होती हैं, है ना। तो वही मैंने भी किया है कि जहाँ जहाँ पात्रों के हिसाब से ज़रूरत थी इतिहास को लिया है, लेकिन वो कोई ऐतिहासिक प्रमाणिक ऐतिहासिक रचना नहीं मानी जाएगी। यह